गुड इवनिंग स्टूडेंट, मेरा नाम है विष्णु और हम बात कर रहे हैं आज क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करेंगे। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। कोई बता सकता है केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन के बीच में डिफरेंस? बोलो। Chemical reaction is when an equation is said to be when the names of the chemicals are used in their short form or their periodic table names, and while equations are the names that we use. केमिकल, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को समझ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन की पहचान के लिए जो आपकी बुक है उसमें पहले ही पेज पे कुछ एग्जांपल दिए। पहले पेज पे कुछ एग्जांपल दिए, दिख रहे हैं आपको? या मैं दे देता हूं एग्जांपल। दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो गया, है ना। लोहे पर जंग लग गई, कागज जल गया, मोमबत्ती जल गई। तो ये जो मैंने बोले अभी, जो कुछ कुछ फिनोमेना, इसमें आपको क्या लगता है कि ये रिवर्स हो सकते हैं क्या? रिवर्स नहीं हो सकता। दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बन सकता। कागज अगर जल गया तो जलने के बाद वो वापस उसी फॉर्म में नहीं आ सकता। ठीक है, समझना ध्यान से। तो ये हो गए केमिकल रिएक्शन। मैंने कोई फुलझड़ी जलाई, वो जल गई तो राख बन गया। उसके बाद या कोयले को जलाया, वो राख बन गया और धुएं में कन्वर्ट हो गया, स्मोक में कन्वर्ट हो गया। ये केमिकल रिएक्शन है। अब जैसे मैंने क्या हुआ, दिवाली के दिन मैंने कोई फुलझड़ी जलाई, या एक मैग्नीशियम की एक रिबन आती है, इफ यू नो, मैग्नीशियम की एक रिबन आती है। उसको आप सैंड पेपर से, सैंड पेपर जानते हो जिससे लोहा साफ करते हैं, जंग वगैरह हटाते हैं, उससे आप पहले उसे साफ कर लो, उसे रब कर लो। अब आप क्वेश्चन ये पूछो, सर रब क्यों करना है? हाँ बोलो। ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है वो हटा सके। अब इन्होंने बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर उसके ऊपर है। आंसर तो एक्यूरेट है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, लेकिन हम थोड़ा समझते हैं क्या होता है। हमें मैग्नीशियम को क्या करना है, बर्न करना है। मैग्नीशियम की एक रिबन है। अगर आप मैग्नीशियम की रिबन भी आपने नहीं देखी तो आप एक काम करो, फुलझड़ी तो देखी दिवाली पे, आपको वो जलानी है, आपको वो जलानी है। तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई मुझे मैग्नीशियम को मैं जला रहा हूं हवा में, और उसके जलने के बाद वो बन जाएगा राख। तो ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन। मतलब आप समझा रहे हो कि सर मैग्नीशियम जल रही है हवा में, यानी एयर में, और उसका राख बन गया, धुआं बन गया, स्मोक बन गया। केमिकल रिएक्शन तो समझ में आ रहा है ना क्या होता है, जो रिवर्स नहीं हो सकता। थोड़ा थोड़ा और एक पहचान बताता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी। उसमें से कोई गैस निकलेगी, जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें से गैस निकलेगी, उसका टेम्परेचर चेंज होगा, राइज होगा, उसका कलर चेंज होगा, उसकी स्टेट चेंज होगी। चार चीज समझ में आ रही ना। उसमें से कोई गैस रिलीज होगी, एवोल्यूशन ऑफ गैस, उसका टेम्परेचर चेंज होगा, उसकी स्टेट चेंज होगी, और कलर चेंज हो जाएगा। तो अगर इन चारों में से कोई एक चीज, दो चीज होती है तो इसका मतलब कि वहां पे क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है ये, कि मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया, या कोई फुलझड़ी को जलाया, क्रैकर्स को जलाया। क्रैकर्स कोई हवा के बिना तो जलता ही नहीं है, बिना एयर के कोई चीज जलती नहीं है, तो एयर तो चाहिए। मोमबत्ती भी जलाओगे तो मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर आप एक गिलास रख दो उल्टा करके, क्या होगा? बुझ जाएगी। इसका मतलब ये है कि बर्निंग प्रोसेस के लिए आपने क्लास 8 में ही पढ़ा है। तो बर्निंग के लिए क्या चाहिए सबसे जरूरी? एयर, ऑक्सीजन, स्पेशली ऑक्सीजन। और जलने के बाद उनका प्रोडक्ट बना ये। सर ये केमिकल रिएक्शन तो है, हमें पता है, लेकिन क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं, हम क्लास 10th में आ चुके हैं, अब हमें थोड़े थोड़े एलिमेंट्स के सिंबल याद हो चुके हैं। हमें पता है, मैं क्लास 8 में अगर मैं बोलता मैग्नीशियम तो आप मैग्नीशियम को ऐसे ही लिखते, लेकिन क्योंकि आपको मैग्नीशियम का सिंबल याद है और कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमें जल्दी जल्दी लिखना है, तो पूरा पूरा थोड़ी ना लिखोगे कि आयरन पर जंग लग रही है, आयरन इज गेटिंग कोरोड, ऐसे थोड़ी ना लिखोगे।
तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सर मैग्नीशियम ये रहा, दिस इज मैग्नीशियम. नाउ मैग्नीशियम इज बीइंग रिएक्टेड विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है. हमें कैसे पता चलेगा सर डाई एटॉमिक है? मैं कहता हूँ क्लास 9th की 3rd चैप्टर निकाल लीजिए साइंस की बुक में, है ना, वो टेबल लिखा हुआ है. और मैं आपको बताता हूँ, कोई सी भी गैस है, गैस जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक गैस है, नाइट्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, क्लोरीन एक गैस है, नाइट्रोजन भी एक गैस है. इन ये हमेशा डाई एटॉमिक होते हैं. कौन कौन सी मैंने बोला? हाइड्रोजन एक गैस है, नाइट्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, क्लोरीन एक गैस है ना, फ्लोरीन एक गैस है, आयोडीन एक गैस है. ये जनरल आयोडीन गैस नहीं, सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जनरली ये डाई एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं. मतलब किसी ने बोला ऑक्सीजन, तो आप ऑक्सीजन को O2 लिखिए, ना कि O लिखेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन O फॉर्म में पाया नहीं जाता, अकेला तो रहता ही नहीं है. ऑक्सीजन को हम कैसे लिखते हैं? O2. हाइड्रोजन क्या लिखते हैं? H2. नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं? N2. आ रही है बात समझ में? मैग्नीशियम को सर अकेला क्यों लिखा? मैग्नीशियम अकेला होता है क्या? मैग्नीशियम के कोई वो नहीं होते, मॉलिक्यूल नहीं होते. जिस तरीके से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं, मैग्नीशियम के कोई मॉलिक्यूल नहीं होता. आ रही बात समझ? मैग्नीशियम का अकेला एटम भी एग्जिस्ट कर सकता है. तो मैग्नीशियम के एटम को या मैग्नीशियम की रिबन को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो राख बनेगी, और उस राख का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब ये चीज तो आपको पता होगी कि सर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आया कहां से, बिकॉज हम जानते हैं मैग्नीशियम की बैलेंसी कितनी होती है? +2, और ऑक्सीजन की -2. अगर 2 से 2 कैंसिल भी कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है बेटा? इतना तो जानते हो ना आप, ये मैं आपको बताया हुआ है. तो यहां से आपका जो फॉर्मेशन हुई वो क्या हुई? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्लियर है बात? मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ दिस इज केमिकल इक्वेशन. उनको सिंबल्स के फॉर्म में लिखना इज अ केमिकल इक्वेशन. मैंने आपको बैलेंस करना बताया हुआ है, बताना क्या होगा इसमें, क्या दिक्कत है इस इक्वेशन में? हाँ बोलो. ये कह रहे हैं कि मैग्नीशियम सर एक है, यहाँ पर भी एक है, बात तो ठीक है. यहाँ पे लेफ्ट में ऑक्सीजन के 2 एटम है, राइट में ऑक्सीजन का 1 एटम है. तो इस एक को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज मैग्नीशियम 2 हो चुका है तो मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. एज सिंपल एज. ठीक है, बहुत सिंपल चीज है. बैलेंस करना तो सिंपल है. हम अभी पढ़ क्या रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन है. जब केमिकल इक्वेशन हमें समझ में आ जाएगी तो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. टाइप्स, केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होंगे, ये तो समझ में आ गया इतना, है ना. थोड़ा थोड़ा आपको आता जाएगा ये केमिकल. तो सबसे पहले अगर आप केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पूछोगे तो मैं सिंपल हीट के फॉर्म में आंसर देता हूँ. एक तो जिसमें हीट रिलीज हो रही है, कोई कोई रिएक्शन होती है एकदम ब्लास्ट होता है, इनमें आग निकलती है, हीट निकलती है. एग्जाम्पल इन्होंने बोला कि सर सोडियम को अगर पानी में फेंक देंगे तो वहां से हीट निकलती है. सोडियम को अगर आप पानी में फेंकोगे तो उसमें से हीट निकलेगी, जैसे कोई धमाका होता है उस तरीके से ब्लास्ट होगा, इसका मतलब वहां से हीट निकल रही है. और कोई एग्जाम्पल है आपके पास? मैं देता हूं. आपने कोई खाना खाया, खाना खाने के बाद, अच्छा एक चीज बताओ, हमारा शरीर जो है ऑलवेज 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो रहता ही है, उससे ज्यादा हो गया तो बुखार हो गया. अब ये हीट आई कहां से हमारे शरीर के अंदर? हम इतने गर्म रहते हैं, ये हीट आई कहां से? क्योंकि हमने खाना खाया, खाने के अंदर होता है ग्लूकोज या कोई और एनर्जी के सोर्स, उसको हमने कन्वर्ट किया एनर्जी में, और एनर्जी का मतलब हीट. अरे बात समझ बेटा. तो इसलिए ये भी एक रिएक्शन, ये एग्जाम्पल, क्या हमने जो खाना खाया पचाया, क्या वो एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है? जो खाना पच गया क्या वापस वो उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है?
जो हमने खाया था, नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में? अगर हमने दूध पी लिया एक बार, या छोटे बच्चे ने कहीं दूध पी लिया, तो वो दूध वो हो जाता है एकदम, उसका कर्ड बन जाता है। आप देखोगे वो उल्टी करता है तो वो दही के फॉर्म में निकलता है थोड़ा थोड़ा, मतलब वो केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन हो जाता है। यानी जो हमने खाना खाया डेट इज वो कन्वर्ट हो गया, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। और हमारा शरीर गर्म हो रहा है, इसका मतलब है कि वो खाना जो है, ग्लूकोज जो है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। आ रही बात समझ में? और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, कोयले को जला दो, कोयले को जलाने पे हीट रिलीज होगी कि नहीं होगी? ये भी एक एग्जांपल है जिसमें से हीट निकल रही है। एक और एग्जांपल देता हूँ अगर आपको याद हो तो, जब आप क्विक लाइम, क्विक लाइम क्या होता है, जब सफेदी करते हैं, जब व्हाइट वॉशिंग करते हैं, तो एक चूना आता है, उस चूने को पानी के अंदर डाल दो, तो उससे क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा, हीट रिलीज होगी उसमें से। एक दिन तक तो रखे रह देते हैं। एक ड्रम लिया, उसमें पानी लिया, अब किसी को तो बड़ा घर है तो उसको सफेदी करनी है। अब तो खैर पीओपी आ जाते हैं तो रेडीमेड आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोगों को गाँव में सफेदी करना है, व्हाइट वॉश करना है, तो एक ड्रम के अंदर वो बोरी में एक चूना लेके आएंगे, चूना उसके अंदर डाल देंगे, फिर चूना जो है लगातार हॉट होता रहेगा, गर्म होता रहेगा। इसका मतलब वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। वो क्विक लाइम किस में कन्वर्ट हो गया, स्लैग्ड लाइम में। क्विक लाइम किस में कन्वर्ट हुआ, स्लैग्ड लाइम में। अब मैंने क्या बोला, क्विक लाइम चूना, चूना, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। अब मैं क्विक लाइम लिखता या चूना लिखता तो कितना टाइम लगता, CaO लिख दिया, और उसमें हम पानी मिला देते हैं। पानी मिलाने के बाद उसमें से बहुत ज्यादा हीट निकलती है, लगातार हीट निकलती रहती है, और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा, स्लैग्ड लाइम में। वैसे साइंस की भाषा में इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन आपकी बुक में इसको बोला गया क्विक लाइम। आई बात समझ में, क्विक लाइम। और ये इसे क्या बोलेंगे, स्लेक्ड लाइम। ये के है, ठीक है ना, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। तो क्विक लाइम किस में कन्वर्ट हो गया, स्लेक्ड लाइम में। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, अभी बताऊंगा मैं आपको, अभी यहाँ पे फोकस करो बेटा प्लीज। क्विक लाइम किस में कन्वर्ट हुआ, स्लेक्ड लाइम में। अब होता क्या है, जब स्लेक्ड लाइम को, क्योंकि ये दिख रहा है आपको, स्लेक्ड लाइम को अगर आप, मतलब हमने क्या किया, हमने क्विक लाइम को चूने, चूना सिंपल वर्ड में बोलते हैं चूना, चूना जब पानी में जाता है तो वो बन जाता है स्लेक्ड लाइम, और उसको फिर हम सफेदी कर देते हैं, ठीक है, ब्रश से सफेदी कर देते। ब्रश करने के बाद आप तुरंत देखोगे तो आपको लगेगा कोई चमक नहीं आ रही, लेकिन जब 3-4 दिन बाद आप अपने घर को देखोगे आपको लगेगा चमक रहा है। अगर आप कभी गौर से देखो, साइन कर रहा है, दीवारें साइन कर रही है, क्यों, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर की CO2 जो है वो उस स्लेक लाइम के साथ क्या हो जाएगी, रिएक्ट कर लेगी, और वो बनाएगा फिर कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब कि आपके दीवार के ऊपर एक एक पतली सी लेयर चढ़ जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट, सैंड स्टोन, मार्बल। मार्बल तो चमकता है, ये चमक नहीं रही है, देखो टाइल्स चमक रही है ना, तो ऐसे ही वो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, चमकेगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कैसी लेयर चढ़ जाएगी, CO2 की, मतलब स्लेक्ड लाइम एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 होगा उसके साथ रिएक्शन करके दीवार के ऊपर एक एक पतली सी लेयर चढ़ेगी कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसकी वजह से दीवारें क्या होती है, चमकती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन कहां पर है, ध्यान से सुनना। इन टेक्स्ट का पहला ही क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, ये इंटेक्स है, तो अगर इंटेक्स का, इंटेक्स पहला नहीं है, दूसरा इंटेक्स है ये, पेज नंबर 10, अगर नई बुक है तो पेज नंबर 10, बेटा पेज नंबर 10।
कहाँ पहुंच गया? यहां देख लो, जरूरी है एक बुक में ढूंढना। क्या क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से पढ़ो। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, क्या नाम दिया उसे? एक्स। नाम तो बताया नहीं तो बोल दिया एक्स। इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, तो उस एक्स सब्सटेंस का नाम होगा क्विक लाइम। समझ में आया कैसे क्वेश्चन पूछा? अगला क्या बोल रहे हैं, पढ़ो। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। नाउ राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स, क्या लिखा है ये, नेम इन विद वाटर, वो बोल रहे वाटर के साथ इसकी रिएक्शन लिखो, मतलब आपको इसकी रिएक्शन लिख के दिखानी है। कुछ समझ में आया है कि नहीं आया? समझ में आया सवाल कैसे पूछेगा, मतलब क्विक लाइम के ऊपर क्वेश्चन। हाँ बोलो। तो एंड में जो लाइमस्टोन में कन्वर्ट हो रहा है वो भी लिखना है क्या? नहीं लिखना बेटा, नहीं लिख, जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है। सबसे बड़ी बात है कि आपको क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है, और आप ये देखो, आपको अपनी नॉलेज नहीं दिखानी है, आपको चेक करना है सवाल में क्या पूछा है, जितना सवाल पूछा गया उतना बताओ। ज्यादा बता दोगे, ज्यादा नॉलेज बांट दोगे तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो बोल रहा है से वाटर के साथ रिएक्शन, अगर वो ये बोले कि दीवारें साइन करती है कुछ समय बाद, 3-4 दिन बाद, बताइए क्यों, तो तब आप बोलोगे कि हाँ, जो स्लेग लाइम है दैट इज रिएक्ट विद CO2, एटमॉस्फेयर CO2 एंड कन्वर्टेड इनटू लाइमस्टोन। सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं इसको, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की वजह से ये चमकता है। अब बोलोगे सर आपने जो बोला है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक काम करो, ये जो येलो येलो पार्ट दिख रहा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस बाय दिस रिएक्शन, क्या लिखा है आगे, बाय दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। बोल रहा है कि जो ये सॉल्यूशन है ये यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में। Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in the air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. दीवार पर एक पतली सी लेयर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट की, and calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of white washing and gives a shiny finish to the walls. समझ में आया नहीं है? 2 से 3 दिन बाद ही आपकी दीवारें चमकेंगी, ध्यान देना। तो जिस दिन आप व्हाइट वॉशिंग करोगे उस दिन तो कोई चमक आएगी नहीं, क्योंकि CO2 को रिएक्ट करने में 2 या 3 दिन लगेंगे, फिर उसके बाद आपकी दीवार पे एक व्हाइट शाइनी अपीयरेंस आएगी। वो क्यों आएगी? क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हुई है, किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट। ये समझ में आया? तो इसका आंसर अगर पूछे तो आपको बताना है, ठीक है। आई गेस एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है इसके ऊपर, मैं बता देता हूं अगर होगा तो। नहीं ऐसा कोई अभी सवाल तो नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर कोई पेपर में कोई सवाल आए तो कर लोगे। समझ में आया ना कैसे करोगे? जितना पूछा गया है, देखो दिक्कत पता है क्या है, आपको सब कुछ आता है और आप बोलते हो मैं सब कुछ लिख दूंगा या लिख दूंगी ना, जितना पूछा है उतना लिखो बस, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, साइंस में भी, मैथ में भी, या किसी भी सब्जेक्ट में। ये नोट करना है, क्लियर हो गया? करना है नोट। ये रिएक्शन कहाँ लिखी है पता है आपको? बुक में, ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया, ये एग्जाम्पल दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होगा? तो सिंपल वर्ड में, when two or more than two reactant combine to form a single product। समझ में आया? when two or more than two reactant, when two or more than two reactants combine to form a सिंगल प्रोडक्ट, ये सिंगल ही तो प्रोडक्ट बन रहा है,
ये तो बाद में रिएक्शन कर रहा है, लेकिन अभी तो सिंगल है ना, तो इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पढ़ो, आपको यहाँ पता चल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कहाँ लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा है लास्ट की लाइन में, अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम द टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे जैसे H2 प्लस O2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से क्या मिलेगा बताना। H2 प्लस O2 से बनेगा H2O। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्या कह रहे हो, कहाँ है कैल्शियम कार्बोनेट? हाँ, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, सिर्फ इतना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव्स CaCO3, ये भी एक किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब मैंने जो आपको बताया वो ये बताया कि व्हाट इज मैं पहले बताया था टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शंस के कितने टाइप होंगे, और उसमें पहला टाइप मैं बता रहा हूं आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन तो कोई आपसे सीधा सीधा पूछेगा नहीं, वो सवाल कैसे पूछेगा आपको पता चल गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, एग्जाम्पल हम कॉम्बिनेशन के ही पढ़ रहे हैं। ये किसका एग्जाम्पल हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो आपसे ये नहीं बोलेगा कि राइट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बल्कि इस सवाल को उसने कैसे पूछा, अ कंपाउंड एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब्सटेंस जो है वो वाइट वॉशिंग में यूज होता है। आ रहा है बात समझ में। दूसरा एक और एग्जांपल हो सकता है, कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव्स, क्या मिलेगा बताओ। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है कि नहीं है। इसमें क्या सवाल बनेगा कि जो दीवार है, जो वॉल्स हैं, वो 2 या 3 दिन बाद शाइनी अपीयरेंस होती है, क्यों होती है। तो आप बोलोगे बिकॉज एटमॉस्फेयर CO2 रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म लाइमस्टोन विच गिव्स शाइनी अपीयरेंस टू द वॉल्स। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। और क्या एग्जांपल आप लिख सकते हो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स, आप बोलो सर कार्बन तो मैंने देखा नहीं है, कार्बन नहीं देखा, कोयला तो देखा है, कोयला क्या है, कार्बन ही तो है। तो जब कोयले को जलाओगे आप ऑक्सीजन में, तो क्या मिलेगा आपको, CO2। तो यहाँ पे हीट यानी एनर्जी जरूर निकलेगी, और जिन रिएक्शन में हीट निकलती है, जिनमें हीट रिलीज होती है, उन रिएक्शन को हम कहते हैं, हीट रिलीज हो रही है, एग्जिट हो रही है, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब एग्जिट होना, हीट एग्जिट होना, निकलना। आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो रेस्पिरेशन है क्या वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बताओ। एक मिनट, एंडोथर्मिक। देखो एक्सो का मतलब हीट रिलीज हो रही है, और एंडो का मतलब हीट ले रहे हैं। तो आप ये बताओ, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसमें हीट रिलीज हो रही है या हीट हम गेन कर रहे हैं, सोच समझ के बताओ। आप बताओ पहले। एंडो मतलब आप कह रहे हो हीट रिलीज, हीट हम गेन कर रहे हैं, आप बताओ। नो आइडिया, ओके बोलो। एक्सो, मे बी एक्सो हीट रिलीज हो रही है।
देखो रेस्पिरेशन क्या होता है, आपसे कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का सिंपल मीनिंग है intake of oxygen and use that oxygen to break down the molecule of glucose। फिर से एकदम सिंपल भाषा में बोलता हूं मैं, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का लेना ब्रीदिंग है, लेकिन ऑक्सीजन का यूज करना रेस्पिरेशन है। कुछ आया समझ में? ब्रीथ करना तो सिंपल है, ऑक्सीजन ले ली CO2 छोड़ दी, ये ब्रीदिंग है, नथिंग एल्स। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि उस ऑक्सीजन को आपने लिया, शरीर के अंदर आपने उस ऑक्सीजन का यूज किया, किस लिए? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में। सर ग्लूकोज कहाँ से पहुंच गया? आप जो भी खाना खाते हो वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, ब्रेक होके वो अल्टीमेटली ग्लूकोज, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड इन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आपको एनर्जी चाहिए ग्लूकोज से तो आपको उनको ब्रेक करना ही पड़ेगा। अब ब्रेक करने के लिए आपको चाहिए ऑक्सीजन, आपको चाहिए ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के तो कुछ होगा नहीं। मैं बता देता हूं, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा? C6 6 कार्बन C6H12O6। आपको आपको क्या करना है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद क्या मिलेगा? CO2, तभी तो CO2 रिलीज होती है, प्लस वाटर और प्लस कुछ एनर्जी। वही एनर्जी से तो हमारा शरीर चलता है। बैलेंस आप कर सकते हो, कितने कार्बन है? 6, यहाँ पे कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 12, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। 12 को 2 कैसे, मतलब 12 कैसे बनाएंगे? 2 6 12। ऑक्सीजन कितना है इधर? 6 पंजा 6, 2 6 12, 12 और 6 18, 18 में से 6 तो है ही। बैलेंस करना तो ईजी है। मेरा पॉइंट क्या था? दिस इज द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। आपसे पूछ सकता है कि रेस्पिरेशन जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक? क्या क्या आंसर है आपका? हीट रिलीज हो रही है ना, तभी तो एनर्जी मिल रही है, इसलिए ये कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। तो रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर हुआ? कोयले का जलना, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ मीथेन, बर्निंग ऑफ LPG, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, सारे के सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो मतलब एग्जिट होना, हीट एग्जिट हो रही है इनमें से। लिख दोगे आप? ये देखो पढ़ो आप क्या क्या लिखा है यहाँ पे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। वैसे ये, हाँ ये एग्जाम्पल किसका हुआ? मैंने ये किसका एग्जाम्पल बताया मैंने आपको? एक्सोथर्मिक का। सर एक्सो का बता दिया तो फिर एंडोथर्मिक का भी एग्जाम्पल बता दीजिए। अभी तक वहां थोड़ा पहुंचते हैं, पहले ये क्लियर हुआ एक्सोथर्मिक का। जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन का मतलब कोयला। अगर कोयले को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप बर्न करोगे तो हीट तो निकलेगी। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ या एंडोथर्मिक रिएक्शन? रिएक्शन नंबर 1.15, 1.15 ही है ना, एक्सोथर्मिक है। दूसरा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O बन रहा है, तो ये भी एक, पहली बात तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नीचे आप देखोगे लिखा हुआ है मीथेन, बर्निंग ऑफ मीथेन, नेचुरल गैस, इसको मीथेन कहते हैं। CH4 प्लस O2 गिव्स CO2। CH4 प्लस O2 ऑक्सीजन से क्या बनेगा हमें? CO2 और वाटर। दिख रहा है बेटा? ये देख, ठीक। तो जब LPG को जलाते हैं तो हीट तो निकलती है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2।
बैलेंस करने के लिए इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 और 2 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2। बस बैलेंस करना तो ईजी है, आता है बैलेंस करना। तो ये भी एग्जाम्पल किसका हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है बेटा, किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और ग्लूकोज का तो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट पेज पलटना। सर एक कंफ्यूजन है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर वो एंडोजन रिएक्शन है ना, हाँ फॉर्मेशन ऑफ वाटर का जो वो एक्सोथर्मिक है, एक्सो है, लिखा है क्या उन्होंने वैसे कुछ, वैसा कुछ उन्होंने लिखा है कि एंडो या एक्सो है, नहीं सर। उन्होंने खाली एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल। ठीक है ना। और नीचे क्या लिखा है, अगर आप नीचे की लाइन पढ़ लेते आपको समझ में आता। इन सिंपल लैंग्वेज we can say that when two or more substances, elements or compounds combine to form a single product, the reaction are called combination reaction। तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी, उसके एग्जाम्पल क्या होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, इतना समझ में आया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन का उल्टा, डीकम्पोजिशन। कंबाइन होना और डीकम्पोज होना, क्लियर है। कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन समझ में आई ना, व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसको हटा दूं, रिएक्शन को, बुक में है सारे। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया अभी। वैसे अभी कॉम्बिनेशन पे ही अगर हम जाएं, पिछला पेज पलटना, कॉम्बिनेशन पे आओ। कॉम्बिनेशन में अगर आप लास्ट की लाइन पढ़ो, द स्पेशल नेम ऑफ द रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, द प्रोसेस विच विल स्टडी इन चैप्टर 6। तो यहाँ पे पढ़ो, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपसे पूछ रहा है कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, नहीं दिखा ये, पढ़ना क्या लिखा है यहाँ पे। We all know that we need energy to stay alive. We get the energy from the food we eat. During digestion, food is broken down into simple substance, and that is rice, potato, and bread contain carbohydrate. These carbohydrates are broken down to form glucose, and this glucose combined with oxygen in the cells of our body and provide energy. And the special name of this reaction is respiration. Respiration समझ में आया क्या है, कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बिकॉज इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन लिखा हुआ है। अब आते हैं अगले पे, नाम क्या है रिएक्शन का, डीकम्पोजिशन। एज द नेम सजेस्ट, नाम से पता चल रहा है कि कोई एक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं रिएक्टेंट, कोई एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा टू गिव टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। कोई एक चीज टूट गए, या तो दो हिस्सों में टूटेगी या तो दो से ज्यादा टूटेगी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे सकते हो गुरु, जो बुक में नहीं है उसके अलावा, जो बुक में है उसके अलावा। एक तो वो था ना, आप बताओ चलो, कोई चीज ब्रेक हो रही है, कोई केमिकल को ब्रेक किया है, तोड़ा है उसे, ग्लूकोज को ब्रेक किया है। चलो मैं आपको बताता हूँ, टैबलेट उठाना, ये पता है क्या है, CaCO3, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, लाइमस्टोन बोलेंगे। लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, यानी एक तरीके से पत्थर है। जब आप इसको हीट करोगे, अच्छा जब आप हीट कर रहे हो तो एनर्जी आप दे रहे हो या एनर्जी आपको मिल रही है, एनर्जी हम लोग दे रहे हैं। तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ या एक्सोथर्मिक हुआ, कौन सा हुआ, एंडोथर्मिक, वेरी गुड। तो सबसे पहली बात तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक।
अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या है, लाइमस्टोन। जब आप लाइमस्टोन को हीट करोगे, यानी सिंपल मार्बल को आप हीट करोगे तो पता क्या बनेगा, क्विक लाइम बन जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। यानी कि जब आपने क्या बर्न किया यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी लाइमस्टोन को जब आप हीट करोगे, हीट का सिंबल है। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, सॉलिड, तो सॉलिड लिख दिया, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है, चूना, ये भी सॉलिड होता है। इतना समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कैसे, बिकॉज सिंगुलर रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है दैट इज बीइंग डिकम्पोज, वो डिकम्पोज हो रहा है टू गिव टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, या तो दो प्रोडक्ट दे रहा है या दो से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है। इतना समझ में आया बेटा, चलूँ आगे। तो ये हुआ डिकम्पोजिशन, और इसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हीट दी जा रही है यहाँ। क्या दी जा रही है, हीट। एक और एग्जांपल, इसको क्या बोलेंगे पहले ये बताओ, ये है क्या, आयरन सल्फेट कह लो या फेरस सल्फेट कह लो। फेरस सल्फेट जनरली ग्रीन कलर का होता है, फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। लेकिन अगर आप उस ग्रीन कलर क्रिस्टल को लाइम, फेरस सल्फेट पहली बात तो एक सॉल्ट होता है, सॉल्ट होता है ना उस तरीके से, लेकिन ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है, ठीक है। फेरस सल्फेट के अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल आपको दिखेंगे नहीं। फेरस सल्फेट के अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो लड़की है वो क्या कर रही है, वो कैल्शियम सल्फेट को, फेरस सल्फेट को हीट कर रही है, देख रहे हो, फेरस सल्फेट को हीट, और उस फेरस सल्फेट में से कुछ कुछ बर्न होकर कुछ गैस निकल रही है, और उस गैस को वो क्या लड़की डायरेक्ट नहीं सूंघ रही है, थोड़ा सा हाथ लेकर, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इनहेल कर लोगे तो आप बेहोश हो सकते हो, क्योंकि उसमें से जहरीली गैस निकलती है, पॉइजनस गैसेस। अब होगा क्या, सबसे पहले आप फेरस सल्फेट, नाम तो पता है फेरस सल्फेट कैसा होता है, ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं। जब आप इसको हीट करोगे तो इसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बेटा, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये जो क्रिस्टल है फिर कैसे कलर के हो जाएंगे, व्हाइट। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अ ग्रीन कलर सब्सटेंस ऑन हीटिंग गिव्स अ व्हाइट क्रिस्टल्स, नेम द सब्सटेंस। समझ में आया सवाल क्या है, अ ग्रीन कलर सॉल्ट, सॉल्ट है, a green colored salt when heating on heating gives a white powder, identify the salts। तो सॉल्ट कौन सा हो सकता है, फेरस सल्फेट। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, FeSO4 डॉट 7H2O। डॉट का मतलब है प्लस, कि उसके अंदर 7H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। बेटा मैथ है क्या ये, इट इज साइंस, है ना। अब इंग्लिश में अगर डॉट लगाऊंगा तो फुल स्टॉप कहलाएगा, हिंदी में डॉट लगाऊंगा तो बिंदी कहलाएगा, तो हर जगह तो डॉट का अलग अलग मतलब होगा। तो यहाँ डॉट का मतलब क्या है, प्लस, ठीक है, आई बात समझ में। मैथ में डॉट का मतलब क्या होता है, वेरी गुड। अब जब हम इसको फर्दर हीट करेंगे, फेरस सल्फेट को फर्दर हीट करेंगे, तो एक ब्राउन कलर, कैसा कलर का सब्सटेंस मिलेगा, और दो जहरीली गैसें निकलेंगी। आपसे पूछा जाएगा उन जहरीली गैस का नाम बताओ, तो दो जहरीली गैस निकलेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड
और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये बनेगा फेरिक ऑक्साइड। अब ये बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? सवाल कैसे आ सकता है, समझ में आया? ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल दे दो। अगर ऐसे सवाल पूछ लेगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सवाल कैसे पूछेगा कि व्हेन अ सब्सटेंस दैट इज ग्रीन कलर सब्सटेंस इज हीटेड इट गिव्स अ व्हाइट पाउडर। तो उस व्हाइट पाउडर का आपको नाम बताना है, या ग्रीन पाउडर का आपको नाम बताना है, ठीक है। ऑन फर्दर हीटिंग it gives a brown substance and two poisonous gases। तो उनका नाम क्या होगा? उस ब्राउन सब्सटेंस का नाम होगा फेरिक ऑक्साइड। क्या होगा बेटा? फेरिक ऑक्साइड। क्लियर हुआ? और जो पॉइजनस गैस है उनका नाम क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सेम सवाल आएगा बेटा ऐसे ही, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बल्कि बोर्ड में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बोर्ड में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कोई ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, उसको हम हीट कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो रहा है पहले व्हाइट में, ऑन फर्दर हीटिंग, ऑन फर्दर हीटिंग इट टर्न्स इनटू ब्राउन कलर सब्सटेंस एंड रिलीजेस टू पॉइजनस गैसेस, या इट रिलीज पॉइजनस गैसेस। जरूरी थोड़ी है दो हैं, जो भी हैं। तो आइडेंटिफाई द सब्सटेंस एंड आइडेंटिफाई द पॉइजनस गैस। समझ में आया नहीं आया? तो उस पॉइजनस गैस का नाम आपको पता होना चाहिए, उस ग्रीन कलर सब्सटेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और व्हाइट पाउडर का पता होना चाहिए, और ब्राउन का पता होना चाहिए। ये चीज समझ में आई? एक और एग्जांपल देता हूं आपको। लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, और ब्राउन कलर के धुआं निकलेगा, ब्राउन कलर का फ्यूम्स। तो आपको बोलेगा व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड द ब्राउन कलर फ्यूम्स आर रिलीज। तो उस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कीजिए। तो आपको आइडेंटिफाई करना है वो सब्सटेंस तो हो गया लेड नाइट्रेट, उसको हीट किया